इशू है शायद। एक्चुअली मैम, यस मैम, मैं बिल्कुल भी उस नेटवर्क में नहीं हूँ अभी तक। तो ठीक है, मैं एक बार स्टार्ट कर देती अच्छा, हूँ। नो प्रॉब्लम। दैट्स अच्छा। दैट्स फाइन मैम। ओके। हम्म। मैं अखिल भारतीय साधु मार्गी महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती चंचल आंटी साखला की परमिशन से आज से ये सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। नमो आयरिया, नमो वज्राय, नमो लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो, मंगलाणं च सव्य कठोर क्रियाधारी समस्त सांघिक ऊर्जा पुंज, हमारी आस्था के एकमात्र केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी मरसा के चरणों में कोटिशह वंदन। बहुसूत्र वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी मरसा के चरणों में कोटिशह वंदन। कर्मों को शीघ्राति शीघ्र खपा रहे समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशह वंदन नमन। सम्माननीय संघाध्यक्ष एवं आपकी टीम, माननीय श्रोतागण, प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार हमें सिखाता है एक अच्छे समाज की शुरुआत माँ की गोद से होती है। माँ के संस्कार, उसका व्यवहार और उसकी सोच ही बच्चे के भविष्य की नींव रखते हैं। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो केवल वह जन्म ही नहीं देती बल्कि अपने संस्कारों से उसे जीवन जीने की दिशा भी देती है। गर्भ संस्कार प्रेम, शांति, आध्यात्म और अच्छे विचारों का सुंदर संगम है। आज के सेशन के लिए मैं स्वागत करती हूँ पर आशु, एजुकेटर, सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, ऑथर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर है। 100% में विश्वास रखती है। इंग्लिश, साइकोलॉजी और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जैसे विषयों में उनकी गहरी विशेषज्ञता है, जो उन्हें केवल एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि जीवन की दिशा देने वाली मार्गदर्शिका भी बनाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित एसआरसीसी, एमआईटी यूनिवर्सिटी पुणे, पुणे यूनिवर्सिटी, वीआईटी जयपुर, आईआईटी कोटा, एनआईटी जयपुर जैसे संस्थानों में आपने अपने ज्ञान अनुभव से हजारों स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है। मानव मूल्य, नैतिक शिक्षा और हैप्पीनेस मंत्रास पर उनकी आपके प्रेरणादायी सेशन आज भी लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट फैकल्टी अवार्ड और बेस्ट कीनोट स्पीकर जैसे अनेक सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर आशु भार्गव जी की पर्सनैलिटी या आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच श्रुति जी, इतने सज्जन और इतने काइंड शब्दों के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके समाज के साथ में, आपके साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंस के पल साझा करूंगी। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, इस कुछ चीजें जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, जो मेरी लर्निंग्स में आई हैं, आप सभी के साथ साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक बहुत। कोई भी, आर यू एबल टू हियर मी? आप सुन जस्ट अ पा रहे हैं? सेकंड मैम, अगर आपको, हाँ, यस मैम, कोई भी अगर आपको इशू हो तो आप मोहन भैया से बेझिझक बोल सकते हैं। मेरा ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके मैम। क्योंकि मुझे स्क्रीन पे केवल आप ही की पिक्चर दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस समय। ओके। ओके ओके। कोई बात नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच मोहन भैया, आप इसको संभालते रहेंगे अपने आप। थैंक यू सो मच सती जी। ओके, थैंक यू। क्या हम शुरू करें? आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? ये एक छोटा सा यस मैम। इंटरेक्ट। थैंक यू सो यस मच। मैम, आप ऑडिबल। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा एक इंटरेक्टिव सेशन है और मैं चाहूंगी कि मैं जहां जहां आपसे सवाल करूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मेरा नाम आशु भारद्वाज है, जैसा कि श्रुति जी ने आपको बताया। और मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मुझे बहुत जगह पर काम करने का मौका मिला है। और ये जो आप इतने प्रोफाइल में विविधता देख रहे हैं, ये उनके
जगह जगह ट्रांसफर्स होने के साथ मैंने अपनी अपनी उनके समय के साथ अपने आप को ढाला है, और कुछ अच्छे कुछ कार्य करे हैं, कुछ ऐसी स्टडीज में हम इन्वॉल्व हुए हैं, अपने आप को अपग्रेड करा है, और कारवां बनता चला गया। आपके सामने ये जो भी मेरे उपलब्धियां श्रुति जी ने बताई हैं, मैं उनके लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान दिया। धन्यवाद। हम बात करते हैं आगे, आज गर्भ संस्कार के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बहुत बहुत आपको मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आपका समाज इन चीजों पर इतना ध्यान देता है। कोई संशय नहीं है कि आज भी हम अपने जैन समुदाय को एक साइंटिफिक समुदाय के रूप में देखते हैं, और उनमें जन्मे बच्चे, जो आपका समाज है, वो सुसंस्कृत कहलाता है। उसके पीछे मैं समझ पा रही हूँ कि आप सभी महिलाएं इतने ग्रास रूट लेवल से काम करती हैं। बच्चों को आने से पहले उसके बारे में माताओं को समझाना, उनको उंगली पकड़कर ये चीजें के को बताते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ में आगे लेकर जाना, अच्छे बच्चों का निर्माण करते हुए समाज का निर्माण करना, ये एक छोटी बात नहीं है। उसके लिए मैं जैन समुदाय को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। शुरू करते हैं हम आज के गर्भ संस्कार के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इतने दिनों से गर्भ संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि गर्भ संस्कार होता क्या है, तो मैं उसके लिए आपको सिंपल सी बात कहती हूँ कि जैसे कि नाम से विदित है, जब हम गर्भ में पलते हुए शिशु के बारे में बात करते हैं, उसको संस्कार देने की बात करते हैं, तो वो सारे संस्कार हमारी इस स्टडी में आ जाता है, जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार। हमेशा जो कार्य हो पाता है, जो करेक्शन हो पाता है, वो बीज में संभव है। पेड़ में और लताओं में वो संभवता नहीं है। आप चीर फाड़ कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको अच्छा मैन्योर दे सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि अगर हम अच्छा बीज तैयार करें तो पौध अपने आप में अच्छी होगी। परसों ही मैं सुन रही थी कि दीदी ने कुछ गर्भ संस्कार के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। तो मैं उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ। एक छोटी सी केस स्टडी ले रही हूँ। अभी पिछले साल की बात है, मेरे पास में एक महिला जिनकी डिलीवरी नहीं हो रही थी, बहुत आसानी से उनको डॉक्टर ने बोला था कि उनकी कॉम्प्लेक्स डिलीवरी होने वाली है, सिजेरियन की उनकी आशंका है, और वो मेरे पास में आई। वो बहुत ही परेशान थी, और वो उनको लग रहा था कि वो कैसे सिजेरियन की के बाद में अपने बॉडी को संभाल पाएंगी। पहली डिलीवरी थी उनकी उनकी उनका नाम सुशीला है, और वो मेरे पास अपनी डिलीवरी के से पहले 4 महीने पहले आई, यानी 5 महीने की उनका कंसेप्शन टाइम हो चुका था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने जब बच्चे को कंसीव किया तो क्या हालात थे, कहाँ पर थी आप, क्या आपका खान पान रहा, क्या आपकी कार्यशैली रही, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। यहाँ सुशीला नाम, मैं एक नाम बदला हुआ नाम ले रही हूँ। उन्होंने वो सब चीजें बताई, और जानने के बाद जो मुझे मालूम चला, मुझे लगा कि इस पर हम काम करने की कोशिश कर सकते हैं। मेडिकल वर्ल्ड से हम ऊपर नहीं हैं, मगर एक प्रयास करने में क्या जा रहा है। आप यकीन मानिए, उन्होंने जो एफर्मेशंस करे, उन्होंने जो चैंटिंग्स करी, उन्होंने जो अपने खान पान पर ध्यान दिया, और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे, उन्होंने ट्विन बच्चों को जन्म दिया, और वो भी बिना सिजेरियन के। उनको फोर्सेप भी नहीं लगा, यानी कि उनको हेल्दी बच्चों की डिलीवरी हुई। 2 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, और वो आज न्यूजीलैंड में अपने परिवार के साथ में अच्छे से बसी हुई हैं। हम जुड़े हुए हैं उनसे। इसी केस स्टडी को मैं आगे लेते हुए आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रही हूँ, जिनके बारे में हम आगे एक स्लाइड बाय स्लाइड शेयर करेंगे। मोहन भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी प्रेजेंटेशन लगा दीजिए।
नेक्स्ट, गर्भ संस्कार। यानी गर्भ संस्कार का मीनिंग क्या है? गर्भ संस्कार एक कंप्लीट, एक हॉलिस्टिक आयुर्वेदिक अप्रोच है जिसमें हम शिशु की देखभाल के बारे में बात करते हैं। जब शिशु आने वाला होता है, उससे वो समय, जो बीच का समय है जब हम उसको अपने कंसीव कर चुके होते हैं, और उसके बाद जब वो डिलीवर होता है, 3 फेजेस में हम इसको बांटते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बच्चों को चरित्रवान, हेल्दी, इंटेलिजेंट, दिव्य आत्मा के रूप में इस समाज पर, इस धरती पर लाते हैं। ये सुनने में बड़ा ही कई बार बहुत जोक सा लगता है आजकल के बच्चों को, ये आजकल की जनरेशन को, कि क्या कोई गर्भ संस्कार से, क्या कुछ सूत्रों से, क्या कुछ एफर्मेशन से, क्या कुछ और टेक्निक से हम बेहतर बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या हम वो सभी ट्रेड्स अपने बच्चों में डाल सकते हैं जिनकी हम कभी अपेक्षा रखते हैं? जी हाँ, साइंस ने इसका जवाब दिया है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक छोटी सी केस स्टडी दी, सुशीला नाम की एक महिला के साथ में, ये वाकई में हुआ है। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम गर्भ संस्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि गर्भ संस्कार आयुर्वेद में एक पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें जब शिशु आने वाला होता है उसकी तैयारी का पहला प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण आपकी माँ की कोख में, और तीसरा चरण उसकी डिलीवरी, ये तीनों चरण का समावेश जब रहता है तो उसे हम गर्भ संस्कार की पूर्णता बोलते हैं। जिस तरह से एक माली एक अच्छा पौधा जब एक पौधे को पनपाता है तो अपनी वो वीड्स निकालता है, मिट्टी को अच्छा करता है, मैन्योर डालता है, और उसको चाहता है कि वो उसका एक पौधा बड़ा मजबूत एक अच्छे वृक्ष के रूप में आगे आए। तो सिमिलरली आप भी जब अपने अपने आप को माँ के रूप में देखना चाहते हैं, आप अपने आप को तैयार कीजिए, एक शोधन करिए अपनी बॉडी का, माइंड का, और उसकी तैयारी करें कि आप उसमें क्या, बच्चे को क्या देने वाले हैं। अगर आपका परिवार रेडी है, अगर आपका जीवन तैयार है उस बच्चे के स्वागत के लिए, तो आगे बढ़ें। सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि ये तो अनबू कर दे। बच्चे को जन्म देने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? भोजन के द्वारा अपने शरीर का शोधन करें। आप उसे वो खाद दीजिए, वो उसको वो उतने उसको न्यूट्रिएंट्स दीजिए कि जब बच्चा आपकी कोख में आए तो उसको वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। क्या भोजन होगा, आगे बात करेंगे। और जब बच्चा आपकी कोख में पनप रहा है तो उसको वो एनवायरनमेंट कैसा देना चाहिए, उसको क्या भोजन उस समय खाना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली माँ को अपनाना है, उस सब चीजों पर बात करेंगे हम। वो चीजें, ये सब सूत्र, ये सारी चीजें गर्भ संस्कार के अंदर आती हैं। ये आप सभी को पता है, लेकिन हमारा एम है कि अपना बच्चा फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस गर्भ संस्कार में हम कॉन्शियसली ध्यान करेंगे, उन ट्रेड्स का ध्यान करेंगे, उन क्वालिटीज का ध्यान करेंगे जो हमें अपने बच्चे में चाहिए। पहला चरण, जब हमने अपने बच्चे को रोपित करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार किया है, अपने माइंड का मेकअप करा है, अपने जीवन में वो समय बनाया है कि बच्चे की के वेलकम के लिए हम तैयार रहे। अब जब बच्चा आने वाला है, आप वो सभी चीजों का ध्यान करें। क्या आप बच्चे को चरित्रवान बनाना चाहते हैं? क्या आप बच्चे को शौर्यवान बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बच्चा कला के रूप में, कला कला के स्ट्रीम में आगे बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा? क्या आप चाहते हैं कि बच्चा तकनीकी कौशल में या इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाना चाहता है? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं जो इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं। आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसकी लिस्ट पूरी दूंगी। ये आज आपके साथ में जो भी हम इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं वो साइंटिफिकली बैक्ड है। सो अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं, इसमें से आप कौन सा फील्ड को चुनना चाहते हैं?
आप उसी लिटरेचर को पढ़ना शुरू करें। अपने रूम को एक ऐसी लैब बना लें, एक ऐसी जगह बना लीजिए जहां पर आप अपने बच्चे को, आप जे जो ट्रेड्स डेवलप करना चाहते हैं, उन महापुरुषों की तस्वीरें आपके सामने होनी चाहिए। जीवनी को पढ़ना शुरू करें। कुछ समय निकालें कि आप अपने बच्चे को, वो विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। कैसा इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर, किस लेवल तक जाना चाहते हैं, अपने आप में विजुलाइज करें। अपना होमवर्क खुद करें। बच्चे को जन्म देने से पहले जब ये चीजें आपके दिमाग में चलने लग जाएंगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली, ओवरडू नहीं करना है। और आप पाएंगे जब बच्चे का जन्म होगा, बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यकीन मानिए आपको वो लक्षण आपको स्वतः ही दिखने लग जाएंगे, और तब आपकी मेहनत और बिल्कुल फलित होगी। तथास्तु। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंपॉर्टेंट है 9 महीने। जब हम कहते हैं कि माली जब अपनी जमीन की सुरक्षा में आता है, उस जमीन को की तैयारी में आता है, उसमें प्रॉपर मैन्योर डालता है, प्रॉपर समय पे पानी देता है, उसे उसे ढालता है, उस बड़े वृक्ष के लिए तैयार करता है। सिमिलरली आपको भी अपने शरीर को, अपनी जीवन शैली में वो चेंजेस लाने ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी बने, बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही शौर्यवान हो, बहुत ही चरित्रवान हो, तो डेफिनेटली आपको उस चीज के बारे में काम करना होगा। आप में भी वो सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। आप लिटरेचर पढ़ना शुरू करें, जीवनियां पढ़ना शुरू करें, और बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा सुबह आप दे सकते हैं, नियम से दे सकते हैं। इन 9 महीने में आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा, आप अपने रूम में उस तरह से उस वो माहौल को क्रिएट करें। घर में वो जो माहौल है कि आपको अपना बच्चा इस रूप में चाहिए, आपको वो चीज आसपास महकती हुई दिखनी चाहिए। शुरुआत होती है अपने 9 महीने की पहले इस महीने से, कि जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है। ये सब तीनों चरण अपनी प्रेगनेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खान पान के साथ साथ हमें अपने भाव, अपनी इमोशंस, सब पर ध्यान देना है। हमारी मैथोलॉजी में अभिमन्यु की स्टोरी बहुत पॉपुलर है। आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में ही जब थे, उन्होंने ये सुना था कि कैसे चक्रव्यूह को भेदा जाता है। और अलेक्जेंडर जब अपनी माँ की कोख में थे, उनकी माँ उनको शौर्य की कहानियां सुनाया करती थी, और वो देखिए विश्व विजेता बने। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे आसपास हैं। आसपास देखेंगे तो आप अपनी मम्मी को भी कहते हुए सुनेंगे, माँ को भी कहते हुए सुनेंगे कि इसके जन्म में मैंने मीठा बहुत खाया है। आपको भी हो सकता है मीठे का शौक हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कोरिलेट करेंगी कि एक एक चीज इन 9 महीने की जर्नी में इम्पोर्टेंट है। और ये माथोलॉजी में जो हमारी कहानियां हैं, जो हमारे हमारे समाज में गर्भ संस्कार को मजबूती से रोपित करती हैं, हम इसके लिए कई बार ऐसा सोचते हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। वेस्टर्न साइंस ने अभी इसको वैलिडेट नहीं किया है, हम लेकिन इसको पुरातन समय से मानते आ रहे हैं। 1500 बीसी से हमारे पास गर्भ संस्कार का लिटरेचर है, जिसपे हम विश्वास करते हैं। हम भारतीय अपनी संस्कृति पर बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उसमें इस गर्भ संस्कार जैसे अलग अलग संस्कार हैं जिन्होंने हमारे समाज को मजबूत बनाया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई आर वी डिस्कसिंग, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसके कारण क्या है? कि माँ का जीवन बहुत ही हैप्पी हो, जॉयफुल एक्सपीरियंस के रूप में वो अपनी इस मदरहुड की तरफ बढ़ते हुए समय को एंजॉय कर सके, और माँ को वो एक जिम्मेवारी मिले, जो वुड बी मदर हैं, उनको वो जिम्मेवारी मिले कि हाँ,
अब आपने बच्चे को कंसीव कर लिया है। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस बच्चे को सक्सेसफुली, हेल्दी रूप में एक अच्छे बालक को जन्म दें। वो बालक एक अच्छा, इंटेलिजेंट, स्वस्थ, फुल टर्म, चरित्रवान, दिव्य बालक जैसा हो। और हाँ, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, केवल माँ की ही जिम्मेवारी नहीं है कि ये गर्भ संस्कार के बारे में बात करी जाए। केवल माँ की ही जिम्मेवारी नहीं है कि केवल बच्चे को जन्म देने का उसको हमें, उसी को ही हमें सारी जिम्मेवारी दे दें। जी, आपने सही सुना, पिता भी उसमें उतने ही जिम्मेवार हैं। और साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि कोख में रहता हुआ बच्चा जब पिता के मुख से शब्द सुनता है तो वो जल्दी अपने रिएक्शंस देता है। स्टोरीज, श्लोकास, सॉन्ग्स, कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये आप अपने बच्चे तक ज्यादा पहुंचाना चाहते हैं, पिता की मदद लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। आ, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके हस्बैंड की पोस्टिंग, वो अपने कंपनी की तरफ से यूएस चले गए। अब उस समय उनकी वाइफ 3 महीने, यानी मेरी जो क्लाइंट थी वो 3 महीने की गर्भवती थी। अब उन्हें लगा कि वो अपने हस्बैंड के बिना अपनी अपने बच्चे को कैसे पालेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को कुछ श्लोक भेजे, कुछ मंत्र भेजे, कुछ एफर्मेशंस भेजे, और कहा कि इनको अपनी आवाज में इसको रिकॉर्ड कर कर आप शेयर करें मुझे। तो जानते हैं, उनके हस्बैंड ने वो श्लोक, वो मंत्रास, वो एफर्मेशंस, वो शब्द अपनी बात में रिकॉर्ड करके अपनी वाइफ को दे दिए, अपनी आवाज में। अब जहां हमारे यहाँ रात होती है तो वहां दिन है, और वहां दिन है तो यहाँ रात है। तो इसलिए उनका कनेक्शन उस समय से हो नहीं पाता था। तो अब जब वो माता अपने बच्चे को पाल रही थी और वो अपने बच्चे से संवाद करती थी, तो वो अपने पति की आवाज में रिकॉर्डेड श्लोक, मंत्र नियम से अपने बच्चे को सुनाती थी। बच्चे ने उस बच्चे ने जो कि गर्भ में था, अपने पिता के श्लोक, अपने पिता की आवाज में वो मंत्र, वो सारे भजन, वो जो सारी बातें जो एक पिता अपने बच्चे से करता है या कर सकता है उस चरण में, वो सारी बातें उन्होंने अपने पूरी 9 महीने की जर्नी में पूर्ण करी। परिवार बहुत स्वस्थ है, बहुत सुंदर, सुखमय और हार्मोनियस है। बच्चे का जन्म हो चुका है। इस तरह की क्रिएटिव चीजें आप भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि हमें 9 महीने की जर्नी में अपने अपनी जर्नी, यानी अपनी माँ जो कि वुड बी मदर्स हैं, उनको अपने आप को जॉयफुल एक्सपीरियंस देना है। और उनके वुड बी फादर्स को जॉयफुल एक्सपीरियंस देना है। आसपास नानी, दादी, बुआ, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी में वो हार्मनी, वो जॉयफुल एक्सपीरियंस हमें देना है, ताकि बच्चा बहुत ही हेल्दी हेल्दी जन्म ले, एक इंटेलिजेंट बच्चा जन्म ले, और हो ऐसा कि जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही बच्चा जन्म ले। इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी सोच के हिसाब से जन्म ले। इसलिए आज हम गर्भ संस्कार पर बात कर रहे हैं। हमारे समाज को मजबूत करने के लिए हमें किस तरह के चरित्रवान और दिव्य बच्चों की जरूरत है, आज आज के समय में जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। बड़ों के आशीर्वाद से हमारे परिवारों में इन सब चीजों पर चर्चा होती है। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, और वो संस्कार जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट, it is not the expectant mother, father, and the other family members would participate in the different rituals and practice. मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर कभी 3 महीने के बाद एक रस्म होती है, कहीं 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो रस्म होती है। गोद भराई की रस्म होती है, कई रस्में होती हैं। उन रस्मों का मीनिंग क्या है? उन रस्मों का मीनिंग है कि वो पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वोक करें, बच्चे की और माँ की को एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हुए वो एनर्जीज
एम्ब्रियो को, यानी जो बच्चा है जो पल रहा है माँ के वूम में, वहां तक पहुंचाए। यानी उनकी उनकी जो आवाज है, जो श्लोका के उच्चारण की जो साउंड है, वो वहां तक पहुंचे। एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए सहयोग हो जाए, यानी कि फादर, मदर, दादी, ये भी जो रिश्ता है आसपास, एक ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऐसे ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि बच्चा एक ऐसे उसमें पैदा हो कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही दिव्य और चरित्रवान बच्चा पैदा हो। पॉजिटिव एनर्जीज का उसमें बहुत रोल है। आप अपनी इंटेंशन रखिए कि आपका बच्चा जो पैदा होगा, जो जन्म लेगा, इस धरती पर आएगा, वो इतना इतना ज्यादा चरित्रवान होगा, मजबूत होगा, हेल्दी होगा। और देखिए कैसे आप उसे फलित पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गर्भ संस्कार एक साइंस है अपने आप में, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। और ये इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इनएक्सपेंसिव वे है। इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल और इमोशनल क्वेश्चन जिसका बच्चे का बढ़ जाए, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, शुभ संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए गर्भ संस्कार एक साइंस है। देखिए बच्चा जन्म जब लेता है, तो जन्म लेने के बाद में पेरेंट्स, यानी कि जो यंग पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, परिवार, समाज, उन पर बहुत समय खर्च करता है कि वो एक अच्छे चरित्रवान सिटीजन बने। उनके ऊपर बहुत समय, पैसा, एनर्जीज लगती हैं। मगर सोच कर देखिए कि क्या इतनी ही एनर्जीज हम उनके जन्म के पहले देते हैं? क्या हमारे पास इतना समय है? क्या हम इतना इंटेंशन देते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा जन्म ले? मैं आपके सामने ऑनेस्टली एक बात को कन्फेस करती हूँ। जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, मुझे मालूम ही नहीं चला कि कैसे 9 महीने निकले। उस चीजों की तरफ मुझे ध्यान ही नहीं गया कि किस तरह से मुझे अपने बच्चे की लालन पालन में ये समय और मैं बेटर कर सकती थी। क्योंकि हमारे समय में इतना इस चीज की तरफ ध्यान खींचने के लिए कुछ ऐसी चीज हमें दिखाई ही नहीं दी, या हम यूं कहें कि हम भीड़ का हिस्सा बन गए। लेकिन आज जब इतना सोशल मीडिया एक्टिव है, आज बहुत ज्यादा जरूरत है पहले से भी, जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, भागदौड़ की जिंदगी है, कुछ समय हम अपने बच्चे की नींव डालने के लिए निकाल लें, तो समाज को हम बेहतर सिटीजन्स दे पाएंगे, एक सदृढ़ समाज की का निर्माण कर पाएंगे। मेरे दोनों ही बच्चे आराम से हुए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। लेकिन पहली मेरी जो मेरी बेटी है, उसके जन्म से पहले मुझे सिजेरियन होने की संभावना थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भी नॉर्मल डिलीवरी में हुई। लेकिन मैं जिस दौर से गुजरी, जिन परेशानियों का सामना एक माँ उस समय करती है, वो मुझे आज भी वो याद दिलाता है कि हमने कुछ चीजों पर और केयर करी होती, कुछ चीजों को और समझा होता, किसी ने हमें जो कहा था उसे हमने पालन करा होता, तो हमें वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप वुड बी मदर हैं और मेरी बात को आज आप ध्यान से सुन रही हैं, तो यकीन मानिए आपको घर में जो राय मिल रही है, आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, आपके घर में कोई भी जो एल्डर्स हैं, वो एक्सपीरियंस से अपनी बात कहते हैं। आप उन उनको सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। ये जो गर्भ संस्कार जिसको आज हम शब्दों से इतने एक हफ्ते की एक्टिविटीज बना रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और कब आपका गर्भ संस्कार पूर्ण हो जाएगा। हमारे यहाँ तो हमारी नानी दादी, हमारी माएं, हमारी मदर इन लॉ एक पूरा इंस्टीट्यूशन है एक्सपीरियंस का, गुणों का, खान पान की तरफ राय देने के लिए। एक बार उनका दामन पकड़ कर तो देखें। आगे चलते हैं। शुभ संकल्प गर्भ संस्कार है क्या गर्भ? ओ मदर, यू आर द डिवाइन लाइफ फोर्स विच ब्रिंग अस टू द अर्थ। एम्ब्रियो, हमारा जो भ्रूण है, वो ये कहता है
कि माँ के द्वारा हम अवतरित होते हैं, उसके गर्भ में के द्वारा हम अवतरित होते हैं। गर्भ है क्या? वो जगह जिसके द्वारा उसका जन्म होता है। गर्भ संस्कार वो सारे सूत्राज हैं, वो सारी रिचुअल्स हैं, वो पूरे संस्कार हैं। उस सीड को, उस बीज की वो मिट्टी है वो, जिससे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। यानी कि वो सारे जो रूल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो सुसूत्रास हैं, वो सारे संस्कार जो कि गर्भ के दौरान पहले और बाद में रहते हैं, उसे पूर्ण तीन चरण को गर्भ संस्कार कहते हैं। जब जीव योनि में आता है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि क्या आप आह्वान करते हैं कि मुझे ऐसा जीव चाहिए जो इस तरह से इतनी तेज से ओतप्रोत हो। मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम आह्वान कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेड चाहिए अपने बच्चे में, आने वाले बच्चे में, तो किस तरह से आप आह्वान कर सकते हैं? आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गर्भ संस्कार। हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से इसी टॉपिक पर चर्चा हो रही है। कुछ तो होगा, कुछ तो कारण होगा कि कुछ इस पर चर्चा करने का एक रीजन बना है। जी हाँ। जो वुड बी मदर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप यकीन मानिए, ये जो चर्चा हो रही है, ये नींव ली जा रही है इस समाज की, कि जो ये आप गर्भ संस्कार के द्वारा जिन रिचुअल से आप गुजरेंगे, आप स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, इंटेलिजेंट, लर्नड बच्चों को जन्म देने वाले हैं, और वो एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाले हैं। बच्चे के लिए क्या है इस संस्कार का वैल्यू? कि बच्चा हेल्दी हो, फुल टर्म ग्रोथ, 9 मंथ्स में पूरा वो प्रीमेच्योर उसके जन्म नहीं हो, पूरा टर्म लेके वो जन्म ले। क्योंकि हम उसको वो न्यूट्रिशन देने वाले हैं अपनी बॉडी के अंदर, बाहर एनवायरनमेंट के द्वारा। उसकी एक्सलेंट हेल्थ हो, स्ट्रेंथ हो पूरी, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो, उसमें कोई बीमारियां नहीं। ये बच्चे के लिए जरूरी है, इसलिए गर्भ संस्कार जरूरी है। मदर के लिए क्यों जरूरी है? मदर अपनी प्रेगनेंसी के जॉय को एक्सपीरियंस कर सके, इसको एक मेमोरेबल जर्नी बना सके। कई बार हम उस कष्ट से गुजरते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि इसको अब आगे कैसे संभालें। अब हमें क्या करना है? अब 2 महीने हो गए हैं, अब हमें क्या करना है? अब 3 महीने हो गए, अब हमें क्या करना है? किस तरह से हम आगे बढ़ें? किस तरह से हमारा जो बच्चा है एक सदृढ़, बाबू स्ट्रॉन्ग, ये लगा दे। मेंटली एंड फिजिकली, स्पिरिचुअली एलिवेटेड बच्चा पैदा, ट्रबल फ्री हो, डिजीज फ्री हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो उस एक्सपेक्टेड मदर की, नेचुरल डिलीवरी की तरफ हो, और डिलीवरी होने के बाद में भी पोस्ट नेटल रिकवरी उनकी अच्छी हो। ये बेनिफिट्स हैं गर्भ संस्कार की, क्योंकि उन 9 महीने की जर्नी में हम उनको ना तैयार कर देते हैं, और सोसाइटी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। साधुवाद दूंगी मैं आप सभी को फिर से कि आप सब गर्भ संस्कार को इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, और आप इस पर इतना काम कर रहे हैं। जी हाँ। अगर आप गर्भ संस्कार की वैल्यू जानते हैं, तो उस गर्भ संस्कार के द्वारा फॉलो किया हुआ आपका रिचुअल्स एक ऐसे बच्चे को जन्म देगा जो एक सदृढ़ समाज की नींव रखेगा। हेल्दी, इंटेलिजेंट, फिजिकली, मॉरली एंड कल्चरली फिट एंड रिच बच्चा पैदा होने वाला है। और जब इस तरह के बच्चे हमारे समाज में पैदा होंगे, तो सदृढ़ भारत और सदृढ़ दुनिया की नींव रखी जाएगी। हमारी दुनिया आज के दौर में भाग रही है, जहां जंक फूड खाने के द्वारा और बहुत जंक थॉट्स, विचारों में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चीजों में के द्वारा एंटर कर चुका है। आज के समय में रेलेवेंस और भी ज्यादा हो जाता है गर्भ संस्कार का। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। कम्युनिकेशन, बॉन्ड विद द चाइल्ड।
जब माँ बच्चे को कंसीव करती है, आई थिंक किसी का, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मोहन भैया, आप प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, बहुत जरूरी। अभी परसों की ही बात है, मेरे हॉस्पिटल में एक महिला आई मेरे पास। उनका ये कहना था कि उनका बच्चा उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। मतलब जैसे उन्होंने सुना था कि बच्चा जो है माँ के साथ जुड़ा होता है, कभी वो किक मारता है, माँ को कुछ बात होती है, कुछ फीलिंग आती है, तो कभी उसका कुछ हलचल होती है। उसको उसका ये कहना था कि उसका बच्चा जो है कभी एक्टिव नहीं दिखाई देता है, ऐसे हलचल है उसमें, नॉर्मल आ रहा है उसके अल्ट्रासाउंड में सब कुछ चीजें, मगर वो उसको उसको बात उसको उससे कुछ उसको कनेक्ट नहीं फील हो पा रहा है, उसमें वो इमोशंस नहीं है। माँ ने कहा। मेरा एक सीधा सवाल था, क्या आप अपने बच्चे से बात करती हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ मैं उससे बात क्या करूंगी। ये तो बच्चे को थोड़ा सा मेरे साथ, जब से मेरे बच्चा मेरे भ्रूण में आया है, तो वो मुझे वो कनेक्ट फील ही नहीं होता है। मैंने उससे आग्रह किया, अभी की बात है, कि आप आज से अपने बच्चे को ऐसे माने कि जैसे एक शिशु अभी जन्म लेने ही वाला है, उस जीवात्मा को आप जन्म देने ही वाली हैं। आप उससे एक छोटे बच्चे की तरह बात करें। आज हम ये खाना खा रहे हैं, आप छोटी सी बात कह कर देखें, और आप उसे कहिए कि आपका मेरे भ्रूण में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत शौर्यवान, बहुत अच्छे चरित्रवान, बहुत इंटेलिजेंट और हेल्दी बच्चा पैदा होने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे मेरे भ्रूण में आए, आप मेरे गर्भ में आए। कुछ इस तरह की बातें आप अपने बच्चों से करें। और हाँ, अगर आपको खट्टा नहीं खाना है, अंदर से फीलिंग आ रही है, तो बात करें। अब मुझे ये चीजें कहने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने बच्चों से किस तरह से बात करनी है। कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए अपने बच्चे को। अपनी कंसेप्शन के दौरान आप उससे कनेक्टेड फील फील करें, तो आपको वो जर्नी बहुत सुंदर लगेगी। बच्चा जल्दी समझदार हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं, क्योंकि माँ उनसे लगातार बात करती है, दादी उनसे लगातार बात करती है। अच्छा, आज तो इतनी ये खिलाना है, तो आ खांसी क्या, समथिंग लाइक दैट। यानी कि अगर आप उनसे अच्छी बातचीत करेंगे, जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, शिशु पल रहा है, तो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट जल्दी होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग चलते लेट हैं, कुछ और कारण होंगे, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने उसके साथ में वो कनेक्शन इतना एक्टिव नहीं रखा, आप मूवमेंट में इतना नहीं रहे, आपका एक्सरसाइज वाला टाइम इतना नहीं रहा। आपने कुछ तो कहीं कुछ कमी छोड़ी है कि इसमें इतना हम डेवलपमेंट उस समय से दे नहीं पा रहे हैं। मेरा दावा है कि अगर आप पूरे 9 महीने एक्टिव रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, आपके बच्चे का डेवलपमेंट कई गुना तेज होगा अपने साथ के बच्चों के कंपैरिजन में। हम तो ये चीजें रोज ही देखते हैं कि जो पेरेंट्स बहुत एक्टिव हैं, उनकी जो संतानें हैं वो भी एक्टिव होती हैं, अगर वो उस चीज को फॉलो करती हैं तो। आप पाएंगे कि आपके बच्चे की मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी अगर आप उनसे संवाद स्टैब्लिश रखेंगे तो। और ऐसे बच्चे सोशली भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल निकलते हैं, उनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, उनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके ऊपर भी कई रिसर्च पेपर्स पर काम हो चुका है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है, वैदिक एम्ब्रोलॉजी का और मॉडर्न का। इसमें देखिए, डे 1 में दिखाते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म वैदिक एम्ब्रोलॉजी के हिसाब से, मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी भी सेम कहती है। डे 7 में बताते, लाइक स्टक, मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी यानी आज की साइंस कहती है कि ब्लास्टोसाइट और इम्प्लांटेशन होता है, उसको साइंटिफिक नाम दिया है।
इसी तरह से ये सारे 300 दिन तक का इसमें कुछ डेवलपमेंट्स। तो ये डेवलपमेंट्स आज आज के डेवलपमेंट्स में और जो पहले वैदिक एम्ब्रियोलॉजी है उसमें ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते हैं। ये कंपैरेटिव स्टार्ट में आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि गर्भ संस्कार में भी जब ये रचा गया उस समय भी उनको ये नॉलेज थी, और उसके बेस पर उन्होंने अपने ये सारे चीजें, ये तथ्य, ये फैक्ट्स रखे हैं जो आज की मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी आपके सामने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, डे 121 में आप देखिए कि उसको कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, वो समय की चीज, वो चीज का एक्सपीरियंस होने लग जाता है। और सेम ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहती है कि रिफ्लेक्सेस और आई कॉम्पोनेंट्स इसके बनने लग जाते हैं। एक और चीज, डे 151 और से 180 की तरफ हमारी वैदिक एम्ब्रियोलॉजी कहती है कि अगर मेल बच्चा है तो माँ की राइट साइड में वो घूम जाता है, और अगर फीमेल बच्चा है तो माँ की लेफ्ट साइड में वो घूमता है, पोजीशन लेने लग जाता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी में देखें, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, उनका ये कहना है कि बच्चे का मूवमेंट चालू रहता है, वो अपने हिसाब से वो उसका सिर कहीं घूमता रहता है। हम उसको, इस चीज को कंफर्म नहीं करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी दाइयां, हमारी नानी, दादी, बड़े बुजुर्ग प्रसूता को देखकर, यानी लेडी को देखकर, वुमेन को देख के बता देती हैं कि फीमेल होने वाला है कि मेल होने वाला है। कुछ तो है साइंस में, कुछ तो है एक्सपीरियंस में, जो उनको इस चीजों का ज्ञान देते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, गर्भ संस्कार में इन सभी चीजों के ऊपर बात होती है। ये एक प्रॉपर साइंस है जिसकी डिटेल में आप जितना जाएंगे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या है गर्भ संस्कार का? मैं बार बार इस चीज पर ध्यान दे रही, दिलवाना चाह रही हूँ, आपका ध्यान खींच रही हूँ कि इंटेलिजेंस। देखिए, बच्चे हम चरित्रवान पैदा करने वाले हैं अगर हम गर्भ संस्कार के रूल्स को फॉलो करेंगे। वो ज्यादा बुद्धि आएगी, इंटेलिजेंस अच्छा होगा। वेलौर के बारे में बात करेंगे, शौर्य, ब्रिलियंस यानी उसका तेज अच्छा होगा, स्ट्रेंथ, शक्ति अच्छी होगी, गुण अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, और टनल टू ट्रुथ की तरफ जाएगा। यानी ये सारे गुण अगर आप देखेंगे तो ये सारे गुण हमें गर्भ संस्कार के रूल्स को, सूत्रास को फॉलो करने से मिलते हैं। ये इफेक्ट होता है एक गर्भ संस्कारी बच्चे का। आगे बढ़ते हैं। ये वो समय है, यानी गर्भ संस्कार के समय अगर आप बात करें तो ये वो समय है जो आप सबसे ज्यादा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो समय है जब आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं। ब्रेन इसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट ले रहा होता है, आपके सारे इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, आपकी चॉइसेस, आपके इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट और लाइकिंग्स की रूपरेखा आपके गर्भ के समय में ही डल जाती है। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे के, वो वहां पर शेप ले रहे होते हैं। अगर आप इस स्टेज में अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं, उसको संस्कार देते हैं, तो गर्भ संस्कार का मीनिंग और गहरा हो जाता है। आप अगर गर्भ संस्कार के उन सभी सूत्रास पर काम करते हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को मोस्ट कंड्यूसिव एक टाइम देते हैं लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये संस्कार हैं क्या? हम बार बार बात करते हैं कि गर्भ संस्कार के ऊपर, अब पर्टिकुलर भी कुछ संस्कार होते हैं क्या? आइए उनको जान लेते हैं। इसमें कुछ समय आता है जब हम कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार में एक सेरेमनी होती है, यानी कि जो आयुर्वेद में इसके बारे में चर्चा है, और उसमें कुछ रिचुअल्स हैं जिसमें से एक पहला है गर्भाधान संस्कार। ये सेरेमनी है जिसमें हम कपल को प्योरीफाई करते हैं, मेंटली, फिजिकली तैयार करते हैं। फर्स्ट संस्कार, अलाइन करते हैं माइंड्स को कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे एक हेल्दी और वर्चुअस बच्चे के लिए। फिर है एक पुंसवान संस्कार,
डिवाइन रिचुअल टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड। ईश्वर से प्रार्थना होती है कि हमारे बच्चे को प्रोटेक्शन दे, उसकी सिक्योरिटी के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करी जाती है। नेक्स्ट संस्कार है सिमोनतायन संस्कार, जिसे हम गोद भराई भी कहते हैं। बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी कम्युनिटीज में अलग अलग संस्कार होते हैं। और आप यकीन मानिए, ये सब हमारे गर्भ संस्कार के ही हिस्से हैं, उन्हीं के रूप हैं। और जो अपने आप में ये प्रूव करते हैं कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइंस आपको एक अच्छा बच्चा जन्म देने के लिए हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ अभिमन्यु हम सभी जानते हैं, जो हमारे गर्भ संस्कार के रिचुअल्स की नींव रखती है। इसका हेल्प लेकर हम बात करते हैं कि बच्चा थर्ड महीने ऑनवर्ड्स सब कुछ सुनने लग जाता है। अगर आपके घर में किसी कारण से विवाद होता है, कोई परेशानी है, आपकी कोई पास्ट रीजन से कोई इमोशंस हैं, आप अगर दुखी हैं, तो वो सारे दुख, वो परेशानी, वो इमोशंस आपकी बच्चा सुन रहा है, वो फील कर रहा है, वो उसी चीज को अपने अंदर इम्बाइब करके पैदा होने वाला है। ये आप जान लीजिए। सेकंड से, अगर आपके घर में बहुत अच्छा माहौल है, आप खुशहाल परिवार के हिस्सा हैं, आप बच्चों को लोरी सुना रहे हैं, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट रख रहे हैं, तो वो बच्चा भी उसी खुशियों को, उसी तरंगों को लेकर, उन्हीं को एब्जॉर्ब करके बच्चा पैदा होने वाला है। यानी आप ये मान लीजिए कि अभिमन्यु ने जब सुभद्रा की कोख में ये सब कहानी सुनी थी कि किस तरह से हमें उसे तोड़ना आना आया, जो अपने चक्रव्यूह को, जब वो उसने सब कुछ सुना, सिमिलरली आपका भी जो एम्ब्रियो है, जो शिशु में डेवलप हो रहा है, वो सब कुछ सुनने वाला है, उसको वो सब चीजें अफेक्ट करने वाली। तो ये मान लीजिए, माँ के इमोशंस को बच्चा कैरी करने वाला है। मदर्स ब्लड फ्लोज थ्रू द बेबी। आप इस चीज को मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, आपका बच्चा उसका हिस्सा बनने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बच्चे को ऑप्टिमम हैप्पीनेस, जॉयफुल, हेल्दी एनवायरनमेंट दिलाने के लिए माँ की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या पहनना है और क्या सुनना है, ये सब चीजों के प्रति ध्यान खींचना अब जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं, आपने वो जिम्मेवारी ली है, तो अब आपको 9 महीने की इस तपस्या से गुजरना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक चरित्रवान, एक हैप्पी, इंटेलिजेंट, शौर्यवान बच्चा बने, जो कि एक अच्छे समाज का हिस्सा बनने वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। वरना तो भीड़ में बहुत बच्चे हैं, और आप घर संस्कार फॉलो करें या ना करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज की जिम्मेवारी ली है कि आप एक नई जीवात्मा को जन्म देने वाले हैं, तो आपको इन सब पॉइंटर्स पर ध्यान देना ही होगा, गर्भ संस्कार को अच्छे से फॉलो करना ही होगा। आगे चलते हैं। हाउ टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स। मैंने यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, डू योर ओन होमवर्क। आपको आशु मैम नहीं बताने वाली हैं कुछ भी, आपको श्रुति जी नहीं बताने वाली हैं, आपको रमा आंटी नहीं बताने वाली, आपको प्रीति जी नहीं बताने वाली हैं, कोई कुछ बताने वाला नहीं है कि बच्चा कैसा होने वाला। आपको ही डिसाइड करना है सबसे पहले, आप अपने बच्चे में क्या चाहती हैं। आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, आपके बड़े एल्डर्स आपको समझाएंगे, सीख देंगे, आप उसको इम्बाइब करेंगी। लेकिन आपको अपना होमवर्क खुद करना होगा, क्योंकि आप उसकी नींव डालने जा रही हैं। आपको पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की मदद से अपने बच्चे की नींव डालनी है। आप उसको कैसा जीवन देने वाली हैं, संकल्प करते हुए, एफर्मेशन देते हुए कुछ शब्दों का चयन करें, अपनी एक डायरी बनाएं,
उसमें अपनी दिनचर्या के बारे में लिखें, अपने खान पान के बारे में लिखें, और कैसा अपना बच्चा चाहती हैं आप, उसकी कहानी लिखें। जी हाँ, आपने सही सुना। जन्म होने से पहले ही उसकी कहानी आप लिख कर देखिए कि मेरा बच्चा, मैं इस तरह का बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मैं उसको इस रूप में देखने वाली हूँ। मेरा दावा है, मैं भी यही हूँ, आपका बच्चा जब जन्म लेगा और बड़ा हो रहा होगा, अगर वो संस्कार उसमें ना आए, मुझे कहिएगा। मेरा दावा है कि अगर आप फॉलो करते हैं सब गर्भ संस्कार के रिचुअल्स को, आप अपने बच्चे को वैसा ही पाएंगे जैसा उसकी पिक्चर खींचते हैं, एक कैरिकेचर डेवलप करते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। न्यूट्रिशनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समाज का, हर परिवार का कुछ खान पान होता है जो कि वो खाया ही जाता है। यानी कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम पर कुछ फूड दिया जाता है, कुछ ऐसा ड्रिंक्स दिए जाते हैं। जैसे कहीं किसी समाज में हम देखते हैं कि अजवाइन का पानी दिया जाता है। कहीं पर हम देखते हैं कि 5वें मंथ में देसी घी में अजवाइन भी वो दी जाती है। इस तरह से कुछ मील्स हैं, कुछ पंजीरियां हैं जो दी जाती हैं। मैंने आपके लिए कुछ चीजों के बारे में एक छोटी सी रिसर्च करी है जो हम यूजली बताते हैं, मैं आपको वो बताना चाहूंगी। शतावरी एक बहुत अच्छा पाक है। शतावरी एक हर्ब होती है जो कि महिलाओं को दी जाती है, और इस शतावरी का एक पाक बनता है, वो महिलाओं को जरूर लेना चाहिए। उनके हॉर्मोन्स सेटल रहते हैं, सारा न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है। लड़कों को धातु पुष्टि चूर्ण जरूर देना चाहिए। और इसमें जब विमेन इस प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, तो उन्हें उन्हें आयरन और प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए। विटामिन सी की एक टैबलेट जरूर लेनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन की टैबलेट जरूर लेना चाहिए। फॉलिएट की टैबलेट अपने डॉक्टर अगर उनको उनको इस सुझाते हैं, ये वो करते ही हैं, इस बताते हैं कि लेना चाहिए, तो जरूर लेना चाहिए। कुछ मिक्स दालें हैं जिनको आप मिला जुला कर ले सकती हैं। आपके सीड्स हैं जिनको आप रोटेशन बेसिस पर ले सकते हैं। पावर हाउस है वो एनर्जीज का, न्यूट्रिएंट्स का। फ्लेक्सीड्स भी आप खा सकते हैं। यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको घर में ये बोला जाता है कि आप पपाया ना खाएं, तो ना खाएं। अगर ये बोलते हैं कि सहजन ना खाएं, तो कृपया करके ना खाएं। क्योंकि जो बड़े बूढ़े आपको वो राय दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से दे रहे हैं, तो नहीं खाना चाहिए। हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ इसको जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक फॉलेट, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, बी फैमिली और विटामिन डी एंड B12, ये सब चीजों का मल्टीविटामिन टैबलेट जरूर लेना चाहिए। सनलाइट में आपको जरूर बैठना चाहिए। बच्चे मजबूत पैदा होते हैं, उनके हॉर्मोन्स का इशू नहीं होता है। स्वीट पोटैटो अगर आपको मौसम के हिसाब से मिल जाए तो जरूर खाना चाहिए। अजवाइन सौंफ का सेवन जरूर करना चाहिए। सत्तू जरूर खाना चाहिए, अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छा फाइबर होता है। रोस्टेड चना और गुड़ जरूर खाना चाहिए। सीजनल साग, हरी सब्जियां आपको बहुत लाभ देंगी। गोंद के लड्डू कम ज्यादा मात्रा में, किस तरह से आप जन्म देने के बाद तो खाते ही हैं, अपने डिलीवरी से पहले वाले समय में आप इस तरह का खान पान जरूर रखें जो आपकी बेबी को स्ट्रेंथ और उसको न्यूट्रिशन दे सके। पनीर का सेवन जरूर करें अगर पॉसिबल है, अपने घर का बना हुआ पनीर है, कर्ड अगर आप यानी दही अगर आप इससे खाती हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। यानी कि ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि पूरे विटामिन्स हैं, फ्लेक्सीड्स हैं, सीड्स हैं, दालें हैं, प्रोटीन्स हैं और पनीर है, ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए। मैंने परसों ही अभी आप उनसे सुना था कि उन्होंने बताया था, अपनी रत्ना जी ने शायद, कि दही, चांदी की कटोरी में दही खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, उन्होंने ये बताया था। हालांकि हमने इस चीज को एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन हम विश्वास करते हैं इस चीज पर। हमें अगर वो कह रही हैं तो खाना चाहिए, बच्चा गोरा हो जाए या ना।
तो वो एक अच्छे गुण के साथ तो आएगा। चांदी का गुण भी अच्छा है, दही का गुण भी अच्छा है। वो अगर खाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं, पर आपके परिवार में जो परंपराएं चली आ रही हैं, आप उनको फॉलो जरूर करें। वो आपको अच्छा न्यूट्रिशन देने में बहुत मददगार होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रीनेटल योगा एंड एक्सरसाइज के ऊपर। जी हाँ, पहले हम जब बच्चे को हम जन्म देने की बात कर रहे होते थे, तो उस समय घर में ही इतना काम होता था, चलना फिरना, पीसना, जस्ट एक सीढ़ियों से ऊपर जाना, नीचे जाना, तो महिलाएं बहुत एक्टिव रहती थी। और बच्चे बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी में और बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस, लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा होते थे। मगर आजकल ऐसा नहीं। आजकल मेंटल काम बढ़ गया है। हम लोग बैठे रहते हैं लेकिन दिमागी रूप से व्यस्त रहते हैं। तो इस समय में ये प्री नेटल योगा आ गया है। कुछ आसन है जो कि हम फॉलो करते हैं तो हमें बच्चे की डिलीवरी में सुगमता रहती है। जी हाँ, एक और चीज, आप घी का सेवन जरूर करें। लास्ट 8 और 9वें महीने में आप अगर दूध में घी डालकर यूज करती हैं तो आपको बहुत लाभ देगा। म्यूजिक थेरेपी, मैं जरूर छेड़ना चाहूंगी इस पॉइंट पर। म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि आप अपने बच्चे को जन्म से पहले अगर आप कुछ म्यूजिक सुनाती हैं, भजन के रूप में आप गुनगुनाती हैं, आपके घर में अगर गायत्री मंत्र चलता है कुछ समय के लिए, महामृत्युंजय का पाठ होता है, नमोकार मंत्र का पाठ होता है, तो यकीन मानिए कि आप अपने बच्चे के न्यूरॉन्स को, ब्रेन को ज्यादा शक्ति दे रही हैं। नियम से दीजिए, बहुत लाभ करेगा। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस नेक्स्ट टॉपिक है। ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। अपनी सांसों को जाते हुए और आते हुए देखें। इमोशनल बॉन्डिंग पर हम बात कर चुके हैं। सभी परिवार के सभी जनों की जरूरत है सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना। आई होप केवल मदर की ही, आप इस बात से सहमत होंगे कि केवल माँ की ही जिम्मेवारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेवारी है, एक परिवार की पूरी जिम्मेवारी है बच्चे को, एक अच्छे बच्चे को जन्म देना। क्योंकि वो माँ की कोख में पल रहा है तो माँ की डबल जिम्मेवारी बन जाती है, लेकिन जिम्मेवारी सभी की है। मंत्रास का उच्चारण बहुत जरूरी है। आपके बच्चे को वो इतना तेज देगा, इतना तेजस देगा, इतना डिवाइन बनाएगा कि आपको गर्भ संस्कार पर विश्वास और सुदृढ़ हो जाएगा। कुछ मसाजेस बहुत जरूरी हैं। अपने कुछ पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट्स पे, पाँव पर, हाथ पर, सिर के ऊपर, अपने सिर को हमेशा तरल रखें, बहुत हेल्प करेगा। नेवल में आप हमेशा नारियल का तेल, देसी घी जरूर लगाएं। अच्छी खुशबुओं से प्रेम करें, एरोमा थेरेपी बोलते हैं। और हाँ, विल पावर मजबूत रखें कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंटेलिजेंट और हेल्दी बच्चे को जन्म देने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया भवन भैया। नेक्स्ट चलिए, विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस। सारी कहानी ही यही है कि जिस बच्चे को आप जन्म देने वाले हैं, आप शुरू से लेकर आखिर तक उसकी छवि की क्लैरिटी रखें। क्या आप बच्चे को शौर्यवान बनाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा गायक बने? क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा एक संगीतज्ञ बने या टेक्निकल एक्सपर्ट बने? आप चाहते हैं कि वो मेडिकल में जाए? आपके सामने उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि मैं इस तरह के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। सुनने में ये बातें आपको हल्की लग रही हैं, पर यकीन मानिए, यही विजुअलाइजेशन यूनिवर्स की वो ताकत है कि आपके बच्चे में वही हकीकत बयान होने वाली है। करके देखिए। आपके पेरेंट्स भी ये कहते हैं ना कि जैसे ही उन्हें मालूम चलता है कि बच्चा होने वाला है, आपके कमरे में कृष्ण जी की छोटी वाली बाल मूर्त टंग जाती है। जी हाँ। वो क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि वो उस ईश्वर रूप में आए, उसी के उसी तरह से वो जैसा वो बच्चा है कृष्ण के रूप में, ऐसा ही बच्चे की वो विजुलाइज करते हैं। आप भी अपने विजुलाइज कीजिए कि आपको कैसा बच्चा चाहिए।
वैसी छवि बनाए। आपका रूम, आपका एनवायरनमेंट वो पूरा लैब होना चाहिए। वो पूरा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो क्रिएट करने वाला है उस फीटस को बच्चे के रूप में, उस जर्नी को कंप्लीट करे, वो हेल्प करे उसको आगे मटेरियलाइज करने में। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। और विजुअलाइजेशन करते समय अपने बच्चे से बातचीत करते रहे। बॉन्डिंग, जैसा कि हमने कहा, कनेक्शन बहुत जरूरी है। आप सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? आप सभी से कह रही हूँ, क्या आप सुन पा रहे हैं? एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, यस मैम। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। क्या आप करना चाहेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी? यस मैम। थैंक यू। सो चंदन बाफना कह रही हैं कि हाँ, यस, ओके, थैंक यू। एक अपना सीधा हाथ अपने हार्ट पर रखें, लेफ्ट हैंड अपने नेवल पर रखें, स्ट्रेट होकर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। चेहरे पे स्माइल, एक हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा आपकी खोख में मचल रहा है, खेल रहा है। एक बार और सांस लें और धीरे से छोड़ें। दूसरी सांस के लिए मैं बोल रही हूं, तैयार रहे। हाथ पर आपका सीधा हाथ है, नाभि पे आपका उल्टा हाथ। सांस अंदर, होल्ड, 1 2 3 4, रिलीज, छोड़ दीजिए धीरे से। लास्ट बार, सांस अंदर, होल्ड, रिलीज जेंटली, 1 2 3 4, छोड़ दीजिए। आंखें खोलें। एक छोटी सी कामनेस फील हुई क्या किसी को? क्या कोई झांक पाया कि जब हम सांस की तरफ ध्यान देते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कि जब हम सांस की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा भी मन में अंदर से एक शांति का अनुभव होता है। तो इमेजिन कीजिए कि जब आप, थैंक यू, कि जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप कितना, बच्चे को कितनी शांति पहुंचाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो काम करती हैं, यकीन रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेयर्स फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड। जब आप बच्चे को जन्म देने की जिम्मेवारी लेती हैं उस समय गणेशा का आह्वान कीजिए, या जो भी आपके इष्ट हैं उनका आह्वान कीजिए। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जब हम पूजा करते हैं तो संकल्प रखते हैं, कुछ पैसे, कुछ फल, कुछ वो, और पंडित जी उसमें फिर हम कुछ तो मंत्रोच्चार करते हैं और वो बंद करते हैं और छुड़वाते हैं। और वो कुछ मंत्र करते हैं जो आधे हमें समझ भी नहीं आते। वो प्रेयर्स हैं, वो आह्वान हैं, उन शक्तियों को बुलाते हैं कि वो जिस कार्य के लिए आप बैठे हैं वो पूर्ण हो, वो सफल हो। और बच्चे को जन्म देने का कार्य से बड़ा कौन सा कार्य है? अगर आप माँ हैं, वुड बी मदर हैं, और आपने ये संकल्प लिया है, ईश्वर को का आह्वान करें कि आपकी कोख में पलता हुआ बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटीजन बने। लॉर्ड अग्नि देवता से ये प्रार्थना करें कि मेरा हस्बैंड और मैं ब्लेस्ड हूं, लॉन्ग लाइफ, गुड चिल्ड्रन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ बॉडी, माइंड एंड सोल। सूर्य से प्रार्थना करें कि वो ब्लेजिंग इंटेलिजेंस दे आपके बच्चों को। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देव हैं, उनसे आह्वान करें। ये प्रेयर जरूरी हैं। आज से 40 साल पहले शायद मैं इन बातों को विश्वास नहीं करती, लेकिन दौड़ते हुए समय ने इतना सिखाया है, इतना एक्सपीरियंस दिया है, इतने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को देखा है मैंने। मेरी बात मानिए, ये सब चीजें तथ्य बाय तथ्य सही है। आगे चलते हैं। Prayers continued. Prayer to Lord Agni, be present in my uterus and strengthen my uterus and my unborn child. अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे यूट्रस को इतना मजबूत रखें कि वो फुल टर्म बेबी को जन्म दे, फुल मैच्योर बेबी डेवलप करे,
गुड और करेजियस बच्चे को जन्म दे। ब्लेस माई चाइल्ड एंड इट्स फादर। लॉर्ड इंदिरा से प्रार्थना करें कि मेरी डिलीवरी सेफ हो। इस तरह की प्रार्थनाएं आप खुद बनाएं, खुद खींचे, खुद अपने अपनी प्रेयर्स को लिखें, अपनी कहानी खुद लिखें, अपने बच्चे की कहानी खुद लिखें। एंड दिस वर्क्स। एंड यस, congratulations. Thanks for taking a step towards the betterment of your unborn child. Thanks for being an intelligent, kind, and considerate parent. Thanks for being a part of गर्भ संस्कार। अगर आज आप यहाँ बैठी हैं तो आप जिम्मेवारी ले रही हैं कि हाँ, मुझे अपने बच्चे को एक अच्छा जीवात्मा के रूप में इस धरती पर लाना है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आशा है आज हमने जो भी जिन पॉइंट्स पर बात करी है, आपने उसमें से कुछ परसेंट जरूर समझा होगा। ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपकी सभी शुभकामनाएं पूरी करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ थैंक नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू प्लीज। सो मच मैम। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ लवली सेशन मैम। आपकी वॉइस इतनी प्यारी है, लिटरली मैं पूरा टाइम, कभी कभी नेटवर्क इशू था बट पूरा टाइम से सुनती ही जा रही थी आपको। आप थैंक सभी के यू। क्वेश्चन है तो प्लीज आप मैम से पूछ सकते हैं। हाँ, आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, मेरे क्वेश्चन है कि मेरे गले में ना बहुत ज्यादा जलन होता है। अभी मेरे अभी। सेवन सेवन हाँ जी। कंप्लीट 8 लग गया है तब से। हाँ हाँ। तो बहुत ज्यादा जलन होता है, 6 मंथ से ही हो रहा है वो चीज। जैसे तो आज तो मैंने मेडिसिन भी ली गैस की, फिर भी बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ, देखिए, इसके इसके लिए ना मुझे आपसे डिटेल में ये बात करके समझना होगा कि आप सुबह से शाम तक आपकी जीवन शैली क्या है और आप क्या खाना खाती हैं। मगर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो चीज आपको गर्म कर रही है या ओवरडू कर रही है, या फिर कहीं कुछ चीज की मेंटल परेशानी भी कहीं चल रही हो, किसी चीज का आप स्ट्रेस ले रही हो। कुछ अगर ऐसा नहीं है तो खान पान की तरफ ध्यान दिलाना देना है अपने को। तो आप, खान पान नॉर्मल है। अगर अच्छा, जलन बताइए। है, हाँ बताइए। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा एक काम कर सकती हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकती हैं, मिश्री का इस्तेमाल कर सकती हैं। सूखा धनिया होता है ना, जो अखा धनिया, उसको आप हाँ, उसमें शहद और उसमें मिश्री को आप मिक्स कर लीजिए, आप उसको खाइए। शहद। हाँ, शहद, हाँ, अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो। दूसरा एक हाँ, आप हाँ। काम कर सकती हैं कि अपनी गट को, यानी कि जो आपकी गट है उसको आप ठंडा रखें। उसमें कोशिश करें कि आप, जैसे अभी इस तरह का मौसम है, बहुत गर्मी है, दही हुआ, थोड़ा सा दही में थोड़ा सा पोहा डाल के रख दिया, उसको 5-6 घंटे के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया और फिर वो खाया। ठंडा दही। नमक का अगर आप इंटेक करती हैं तो वो कम कर दीजिए। कुछ भी तेल अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो उसे बदलिए, घी का इस्तेमाल पर आए आप। छोटे छोटे से चेंजेस करके देखिए। और अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो मेरा नंबर है, आप, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप नोट करके मुझे टेक्स्ट करेगा, मैं आपका और समाधान करूंगी। हेलो मैम। एक्चुअली मेरा नॉर्मल खाना है, सुबह हाँ मिश्री जी। फिर बादाम की। मेरा खाना भी नॉर्मल है एकदम। हम्म। देखिए, सुबह कुछ ना मिश्री कुछ खा। तो। हाँ जी। नहीं, ऐसे जलन ना बहुत ज्यादा होता है, जैसे कभी से आज तो मैंने पोहा और सीरा खाया था सुबह नाश्ता। हम्म। देखिए, एक दिन और के खाने से नहीं फर्क। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन। सुमन जी, एक दिन के खाने से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कब से है आपको? मेरा 6 मंथ लगा जब 6 मंथ से है से वो हो रहा है, चीज, 6 मंथ से कंटिन्यू हो रहा नहीं है। होता पर। नहीं होता। फिर तो हाँ, कहीं आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने पर्टिकुलर कोई चीज खाई है, उससे तो आपको कुछ नहीं मैं हो रहा है। ज्यादा मिर्ची वगैरह भी नहीं खाती, नॉर्मल जैसे कभी से रसना पी ली तो फिर जलन हो जाता है, या रूह अच्छा, अफ़ज़ा ठंडा पी ली तो ठंडे से तो और ज्यादा जलन हो जाता है तुरंत आप एक खाने काम में। करें, आप एक हाँ। काम करें, आप सीधी नॉस्ट्रिल को बंद करके आप लेफ्ट जी। नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करने की कोशिश करें। आप, ये अच्छा। आपको अंदर से ठंडा रखेगा। इस तरह से हम जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो आप हाँ। सीधे को बंद करें, ये अग्नि का होता है, इसको बंद करके इससे ब्रीथ करने की कोशिश करें। जी। ताजी हवा में बैठे। सुबह का नाश्ता आप क्या लेती हैं सुमन जी?
सुबह नाश्ता जैसे सूजी का ही लगभग खाते हैं, उपमा उत्पम। जी, आपका आपका सवाल का जवाब आ गया, खुद आ गया। आप एक काम करें, आप कोई भी एक भोजन आप फलों का कर लीजिए। अच्छा। 5-7 दिन करके देखिए, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने ये जो चेंज किया है, आप में बदलाव आया कि नहीं आया। हाँ, ठीक है। तो पहला फलों में खाना क्या? पचा हुआ ना लेके, पका हुआ अग्नि पर पका हुआ ना लेके पहला खाना अच्छा। आप हाँ। फलों का जूस या कोई फल आप देख लीजिए। जितना आपका वेट है इस समय, करीब 600-700 ग्राम के आसपास, आपको अब वो फल का इंटेक करना है। अगर आप केवल हाँ। थोड़ा ही फल खाएंगी तो वो फल है, लेकिन आपके वेट के हिसाब से अगर आप खाएंगी तो वो दवाई है। हम्म। तो आप करीब 700 ग्राम के आसपास का कोई फल खाइए अपने रोज सुबह के नाश्ते में, और देखिए कैसे चेंजेस आते हैं। फिर मुझे बताइएगा, मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा। मैम थैंक यू। मुझ हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। मैं अंतिमा बात कर रही हूँ। हाँ जी, तो अंतिमा। मुझे माय फिफ्थ मंथ इज गोइंग ऑन। सो हम्म। बट आई फ्रॉम लास्ट 7-8 days आई एम फेसिंग कॉफ, कफ। टू ओके। मच ऑफ कॉफ, यस। ओके। आर यू स्लीपिंग इन एसी कंटिन्यूअसली? Like I'm a working person, so I do go office. So there is a 24, almost 15 hours AC. All right, all right. So what you can do is, may I know your name, please? Antima. Antima, all right. Antima, so what I can suggest you here that you can carry some detox water with you. आप कुछ ऐसा पानी अपने साथ कैरी कर सकती हैं जो आपके गले को और कॉफ को कम कर सके, जिसमें अदरक हो, अजवाइन हो, दालचीनी हो, कम कम मात्रा में। ल्यूक वार्म पानी अपने साथ कैरी करें, 3 चीज का। एक अजवाइन, हाँ, अदरक और दालचीनी। धीमी इसमें उसमें थोड़ा सा रहे और लुकवार्म उसे आप पीजिए। कोशिश करें कि आप जब सुबह उठती हैं तो 10 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी लीजिए। Okay. और ये विटामिन को आप यूज करना शुरू करें, फिर देखो ये छोटी छोटी चेंजेस चेंजेस करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। Thank you, ma'am. यू वेलकम। एनी अदर जय क्वेश्चन? जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मुझे ना 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। जैसे पहले पेट में होती थी, अभी 7th मंथ चल रहा हम्म। है तो हम्म। बॉडी में इचिंग हो रही है। बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है क्या? कभी कभी बहुत यस गर्मी मैम। की फीलिंग आती है, रात को नींद खुल जाती है, इतनी गर्मी लगती है क्या? कभी कभी ऐसा होता है? यस मैम। ओके। हाँ, आपको अपने खान पान की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जिस खानों का चयन आप कर रही हैं, वो उन खानों में कहीं आपके स्किन के ऊपर तो नहीं आ रहा। यानी कि ओके। आप क्या मेजरली क्या खाना खाती हैं? आप जैसे, मुझे तो आपके साथ बैठ के थोड़ा डिटेल में बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक अंदाजा दीजिए ना बेटा, आप क्या खाना खाते हैं जैसे मेनली? मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट, 1 गिलास पानी, ठीक है। नॉर्मल वाटर, रूम ठीक है। टेम्परेचर, फिर ठीक है। ड्राई फ्रूट, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं? पोहा, उपमा, सीरा लाइक दिस, ओके। एंड फिर फ्रूट 11 o'clock या 11 o'clock कोकोनट फ्रूट, वाटर। एक कोकोनट वाटर। ओके। यस मैम। हम्म। और फिर टेबलेट वगैरह रहती है, वो आयरन वगैरह की, वो लेती ठीक है। हूँ। ठीक है। फिर सैलेड एंड हम्म। लंच। सैलेड एंड लंच लेती हैं, कितने बजे लेती हैं आप? 1 से 1:30 के आसपास। 1 से 1:30 के आसपास। उसके यस बाद मैम। फिर उसके यस। बाद उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद 4 o'clock वो कैल्शियम की मेडिसिन है, वो लेती हूँ। हम्म। एंड थोड़ी सी चाय। ठीक है। फिर डिनर। डिनर में क्या लेती हैं? डिनर में दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, कभी पुलाव वगैरह, मतलब पुलाव लेती हैं, खिचड़ी कितने बजे दलिया। लेती हैं? कितने बजे लेती हैं? 6:30 से 7:30 के बीच में, मतलब है। वेरी गुड। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल। डिम्पल यस जी, मैम। आपके द्वारा, आपके बताए हुए चार्ट के द्वारा, मैं आज यहाँ जितनी भी माएँ हैं बैठी हैं, या एक्सपेक्टेड मदर हैं, या वुड बी हैं, या प्लानिंग कर रही हैं, उन सब से आज मैं आप एक आग्रह करती हूँ कि आप अपने तीनों खानों में से कोई भी एक खाना कच्चा कर लीजिए। यानी कि आप फलों पे आ जाइए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, फल का उपयोग करें। और एक चीज मैं आपको आपके द्वारा डिम्पल जी कह देना चाहती हूँ सभी को, कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो शुगर पेशेंट्स हैं, जो बीपी पेशेंट्स हैं, जो वेट लॉस के लिए आते हैं, या जिनको कोई और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
उनमें से 95% लोगों का खाना पोहा, उपमा, परोंठा यही होता है। हम सब वही खाते हैं। टाइम हैज कम टू चेंज द पैटर्न नाउ। गेहूं में थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए, सूजी है तो उसकी जगह मिलेट्स की सूजी ले लीजिए, उपमा बनाइए आराम से, आप रिप्लेस करिए अब इन मील को, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए हैं कुछ चीजें। थोड़े से अनाज का चेंज कर लीजिए, ज्वार आप खाते हैं तो अच्छा है, गेहूं को कम करके ज्वार डाल दीजिए, जौ ले आइए, रागी ले आइए, यानी विभिन्न अनाज भी ले आइए। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस खाने को खाकर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है डिम्पल जी, उस खाने में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, आप नेवल पर रात को सोते हुए नारियल के तेल की में डूबा हुआ फाया, रुई का फाया लगाकर सोएं। ओके। और जो भी छिद्र दिखते हैं आपको, कान, नाक, आंख की, ये जो भी छिद्र दिखते हैं, नखूनों के पोर, जब भी आप खाली बैठते हैं, आपके जो भी नमोकार मंत्र हैं उनको बोलते हुए उसमें आप बैठकर 15 मिनट ये आप रखें कि आप उसको तेल पिलाइए, नारियल तेल पिलाइए। ओके मैम। करना तो शुरू करें छोटी छोटी चीजें। और पानी बढ़ाइए। कितना पानी पीते हैं आप? 3 लीटर अराउंड। कितना वेट है आपका? अभी 65। 65 है, आप ऑलमोस्ट ठीक हैं उस पे। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है ना डिम्पल, आप थोड़ा सा 2-3 गिलास का पानी का इंटेक भी बढ़ाइए। ओके। 20 किलो पर हमको 1 लीटर पानी की जरूरत रहती है, यानी 3.5 लीटर पानी की आपको जरूरत तो है ही। और चाय पीने की जो शौकीन है उन सबको कह देना चाहती हूँ कि चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए, और चाय पीने के बाद में 1 गिलास पानी जरूर पिए, अगर आप चाय के नेगेटिव्स को खत्म करना चाहती हैं तो। ओके। ठीक है। और कोशिश करें कि चाय जब भी पिए ना, पेट ज्यादा खाली नहीं हो डिम्पल। वो 2-3 घंटे का जो गैप आता है ना, उसमें उसके बाद तुरंत बाद चाय नहीं पीना है अपने को। कुछ खाया हुआ हो पहले, और वो बिस्किट नहीं होना चाहिए, यस मखाना मैम। होना चाहिए, चना होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, पंजीरी होनी चाहिए, गोंद के लड्डू होने चाहिए, सब कुछ घर का, क्योंकि अब हमारी जिम्मेवारी है भाई, हमारी यस। कार्यशाला है, लेबोरेटरी चल रही है ये। ठीक है। यस मैम। आई एम श्योर आपको कुछ आज थैंक चीजें यू मैम। समझ में आई होंगी, है ना? यस थैंक मैम, यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जितेंद्र। हम लोगों को ना गोंद का लड्डू खाना मना करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ गोंद का नहीं, लड्डू नहीं खाया जाता है? हाँ। कोई भी गोंद का क्या, जैसे बबुल की गोंद? हाँ, गोंद खाना ही मना करते कि गोंद खाने से बच्चा चिपक जाता है पेट में, बोल के बोलते थे नानी और दादी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से यहाँ बिल्कुल सहमत हाँ। करूंगी कि अगर आपकी कम्युनिटी में ऐसा बोला जाता है तो आपको हाँ। उस चीज को फॉलो करना होगा। क्योंकि मेरे मेरे सामने अभी तक ये चीज नहीं आई थी तो मैंने आपके साथ ये चीज शेयर नहीं करी। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि जैसे आपके परिवारों में चला आ रहा है, बड़े बूढ़े जैसे बताते हैं उसको विश्वास करते हुए चलें। अब आप एक काम कर सकते हैं, गोंद की जगह आप अपने जो बीज होते हैं उनको आप भून लीजिए और उनको हम्म। सेक लीजिए। हल्का भूनने के बाद, हल्का सा सेकने के बाद में आप उसको चूरा बना लीजिए। हम्म। और फिर आप उसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाएं। हम्म। तो वो आपको उतना ही फायदा करेगा जो आपको गोंद के लड्डू आपको फायदा करेंगे। अच्छा, और केला? केला भी आप खा सकती हैं। मैम क्या वही आप तो बोली हम फोन के बदले? केला। हाँ जी। फोन के बदले क्या खा सकते हैं अपन? आप बीज होता है ना, बीज, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, ये हाँ। सब सीड्स हैं, इन बीजों का सेवन करें। और कोशिश करें कि सीड्स को रोटेशन बेसिस पे खाएं। एक हफ्ते में कोई भी 2 बीज पकड़ लीजिए और फिर वो खाएं। नेक्स्ट हफ्ते फिर आप कोई 2 बीज पकड़ लीजिए, फिर वो खाएं। उससे उनके जो गुण है वो बहुत बढ़ जाते हैं। कोई और सवाल है? मैम मैम, 8 मंथ में क्या ध्यान रखना चाहिए? 8 मंथ में रिलैक्स करना चाहिए। मैं आपका नाम नहीं देख पा, आपको शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, नाम बता दीजिए ताकि आपको उसी से मैम मैं। आस्था। हाँ जी। आस्था।
आस्था। अब ये भी आस्था जी, हमने बात किया था कि हमें अपने बेबी से कम्युनिकेट करना चाहिए, बॉन्डिंग बढ़ानी चाहिए। इस समय आप बिल्कुल आस्था रिलैक्स हो जाए। आपकी लेबोरेटरी से वो बेबी आने वाला है बाहर, जिसको आप पूरा स्वरूप दे चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब उसके ऊपर पॉलिशिंग का काम हो रहा है, ब्रेन को और डेवलपमेंट देने का काम हो रहा है। 8 मंथ में और 9th मंथ में अपने आप को बहुत रिलैक्स रखिए। अपने भोजन को इस तरह लीजिए कि उसके गुण आपके बच्चे को पूरा मिले। आप अपने बच्चे के साथ में और अपने साथ में अपना कुछ समय निकालिए। मूवमेंट पूरा रखिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, ताकि हम्म। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। सूक्ष्म व्यायाम को आप जरूर करें, हाथ पैर के मूवमेंट्स, ये सब चीजें आप करती रहें। ध्यान दें हम्म। कि आपका वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े, ताकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। क्योंकि वेट हम्म। बढ़ने के समय एक बार तो बॉडी सेल्स जो है वो एक्सपैंड होती हैं, तो वो बार बार फिर उस वेट तक जाती हैं। 8th और 9th मंथ में बहुत तेजी से कई बार वेट बढ़ता है। तो आप इस समय बिल्कुल चौकस हो जाएं। आप कार्ब्स कम खाएं, प्रोटीन और फाइबर्स की मात्रा ज्यादा लें। हरी सब्जियां बहुत अच्छे से खाएं। घिया, टिंडा, तोरी का सेवन इस समय बहुत लाभप्रद है। जो आपके उसमें खाया जाता है तो वो आप खाइए। बाकी हम्म। मैं चाहूंगी कि देसी घी का इस्तेमाल आप बढ़ाएं थोड़ा सा। कच्चे कच्चे घी का, जैसे प्योर घी हम्म। होता है, सब्जी में आप आधा चम्मच डालना शुरू कर दीजिए। रात को सोने हम्म। से पहले अगर आप आधा चम्मच पीकर सोती हैं गर्म पानी में, तो वो भी आपको बहुत हम्म। हेल्प करेगा। या छोटे से कप में दूध में पी के सोती हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके। मैम। Okay. मैम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं सुमन बोल रही हूँ। जी सुमन। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेरी है। हाँ जी। मेरा मतलब अभी तो 5th मंथ स्टार्ट हुआ ही है, आज ही लगा है। तो हाँ 3rd मंथ में जो एनटी स्कैन था, वो मेरा थोड़ा गड़बड़ आया था। ये मेरा हाँ सेकेंड इशू है। तो हाँ। उसके बाद में एनआईपीटी हुआ मेरा, तो एनआईपीटी का रिपोर्ट अच्छा आया, तो उसकी वजह से अभी ठीक सब कुछ ओके चल रहा है। तो अब मेरा अपकमिंग एलिमनी 2 वाला जो है स्कैनिंग, हाँ हाँ। वो वाला होगा। अब मैम ऐसा है कि मतलब हर टाइम में ना, मतलब एक टेंशन सा रहता है कि आगे भी सब सही रहेगा कि नहीं, मतलब हमेशा मतलब एक पॉजिटिव हूँ ऑल टाइम। जैसे सुबह उठते ही भक्तम्बर का पाठ वगैरह सब कुछ करती हूँ, बाकी का जो भी मंत्र है सब चैंट करती हूँ, पूजा पाठ, वेरी गुड। हनुमान जी। चालीसा सब कुछ, नौकार मंत्र हाँ सब कुछ। हाँ पर जी। कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कहीं कुछ अगर हो गया तो, मतलब ऐसा एक थॉट हमेशा मतलब दिमाग में चलता रहता है। चाहे ओके। काम में बिजी हूँ, जो भी हूँ, मैं एक मतलब बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो हम्म। भी मतलब एक बैक ऑफ डर द रहता है। माइंड डर चलता रहता है। रहता है। डर रहता है। हम्म। यस, एग्जैक्टली ओके। मैम। सो सुमन, मैं आपके द्वारा उन सभी को इस सवाल का जवाब देती हूँ जो किसी फियर्स में रहते हैं, किसी इनसिक्योरिटीज में रहते हैं। आपके क्वेश्चन के द्वारा मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि देर इज वन लॉ। एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम लॉ है, यानी रूल, संभावना का रूल। जब आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ गई हैं, आप अपने खान पान के प्रति चौकस हो गई हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल के प्रति चौकस हो गई हैं, आप अपने विचारों के प्रति चौकस हो गए हैं, आप अपने भावनाओं के प्रति नियंत्रित हो गई हैं, तो जो संभावना बनेगी ना वो पॉजिटिव बनेगी। हम्म। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि इसकी क्या संभावना है कि डेफिनेटली आपका बच्चा हेल्दी ही पैदा होगा। और अगर आप सोचेंगे कि आप अगर अपनी भावनाओं के प्रति चौकस नहीं हैं, आपकी रिपोर्ट खराब आती है, किसी की भी, आपको किसी किसी को भी अगर कुछ चीजों का कोई डर है, तो जो जिस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे, वो जो संभावना का जो नियम है वो उसका रिजल्ट देगा। लेकिन आपके साथ में तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपकी रिपोर्ट्स हम्म। अच्छी हैं, खान पान अच्छा है, प्रयास कर रही हैं, दवाइयां आपकी चल रही हैं, आप अच्छे डॉक्टर की देखरेख में हैं, आपको सब चीजों का ज्ञान है, तो 100% आपका बच्चा हेल्दी और हैप्पी पैदा होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बिलीव करें और अच्छे बच्चे की तरफ आगे बढ़ाएं। अपनी लेबोरेटरी में उस बच्चे को प्राण प्रतिष्ठा ऐसी रखिए कि वो बच्चा आपको मजबूत सिटीजन के रूप में आप समाज को दे सके। एकदम मैम।
यही कोशिश रहेगी। ऑल द बेस्ट, ईश्वर आपको थैंक यू एक मैम। अच्छा बच्चे की माँ बनाए। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। हेलो। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी, लास्ट टू क्वेश्चंस आई हेलो। एम टेकिंग, आई थिंक 5:30 बज चुके हैं और ओ, जी बताइए बताइए। हाँ जी। यस, आवाज नहीं आई है। यस, हेलो। जय जिनेन मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ जी बताइए। मैं तृप्ति बोल रही हूँ। हाँ जी तृप्ति जी बताइए। मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है। आई एम इन 5th मंथ नाउ। ओके तो एक्चुअली मेरे को है ना, पानी ज्यादा नहीं बहा रहा था। ओके। आई वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर मच। तो मैंने बहुत ट्राई किया, नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा का पानी या अजवाइन का पानी, ऐसे ट्राई किया, बट आई वॉज नॉट एबल टू टेक मच। देन ऑल आई राइट। स्टार्टेड हैविंग फ्रिज वाटर, लेकिन फ्रिज वाटर ओके। बिल्कुल अवॉइड करो कर सब लोग घर में बाहर सब टोकते रहते हैं। हाँ बट हाँ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प माई सेल्फ। मतलब पानी तो मुझे लेना ही है। ऐसे भी राइट। मेरा पानी का इंटेक बहुत कम है। हाँ हाँ। और आफ्टर कंसीविंग इट इज लाइक और ज्यादा कम हो गया। तो वो मुझे वही टेंशन है कि उसके वजह से कुछ होगा क्या कर कर। तृप्ति जी, व्हाट्स योर बॉडी वेट एट 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 प्रेजेंट? करंटली अभी आपका बॉडी वेट क्या है? हाँ, अभी 70 है मैम। तृप्ति जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले 20 किलो पर 1 लीटर पानी के लिए आपको एडवोकेट किया है ना? यस 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 तो मैम। कितना हुआ कैलकुलेट करके बताइए, मुझे नहीं पता। 3.5 liters अराउंड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको उतना पानी लेना ही है, बाय चॉइस और बाय नॉट चॉइस, ऑप्शन ही यस। नहीं है। नहीं, वो ठंडे पानी का जो सब जन मन में डर बिठाते हैं ना, वो नहीं एक है। नहीं, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पानी नहीं ले पा रही हैं, आपका मन इस समय नहीं ले पा रहा है, तो आप छोटा सा काम कर सकती हैं। आप है ना ठंडा दूध पीना शुरू कर सकती हैं। आप फलों का जूस ले सकती हैं। आप फल जिसमें बहुत पानी होता है, जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, वो ले सकती हैं। आप बहुत सारे और ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स ले सकती हैं। लेकिन तृप्ति जी, पानी का काम तो पानी ही करेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे के पास पूरे न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, तो आपको झक मार के पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी कैरियर है ना। ब्लड क्या है यस हमारा? पानी ही तो है यार, यस मैम। है ना? तो अगर आप जब ब्लड को पूरा लिक्विड फॉर्म में अच्छा रखेंगी, उसको थिक नहीं करना चाहती हैं, तो पानी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वही एक माध्यम है जो आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, राइट राइट। है ना? तो अब आप अपने बच्चे से बात करना शुरू करें कि भाई मेरे को थोड़ा सा पानी में ये वो हो रहा है, मैं दे रही हूँ तुझे पानी, पीना शुरू करूंगी। तो आप एक क्या कर सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉ है, अब मेरे पास में एक ग्लास रखा हुआ है, इसको रखिए। आजकल तो वो बड़े वाले जो कप्स और वो आ रहे हैं ना, हाँ उसको उठाया और हाँ। सिपर लेके एक एक घूंट पीते रहिए। और ठंडा पीती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पीजिए पानी किसी भी। ठंडा चले जाता है मैम। ठंडा आई एम एबल टू ड्रिंक अराउंड 4 liters ऑल्सो। लेकिन जब फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, नो आयुर्वेद प्रॉब्लम। के हिसाब से बोलते हैं कि आप इतना ठंडा पानी पियोगे तो आपका भूख कम हो जाएगा, ये वो सब ऐसे नहीं नहीं, देयर इज थॉट्स। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तृप्ति जी। आप बहुत ठंडा ना पिए, हाँ ठंडे का थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा नीचे ले आइए, है ना? हाँ। लेकिन हाँ, 4 4 लीटर पानी पीती हैं, अगर चाहे वो थोड़ा मॉडरेटली ठंडा हो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल रहो, आराम से मस्त रहो, पियो पानी बस। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, और बीच बीच में एक छोटा सा काम कर लिया कीजिएगा कि कोकोनट वाटर पीना शुरू कर दीजिए आप। श्योर श्योर मैम। उसको वो फ्रिज सब में रखें। बोलते हैं मैम, बट मेरे को कोकोनट वाटर से एज इफ आई एम एलर्जेटिक टू इट। लाइक 1 week कंटिन्यूस पी ले तो मैं नेक्स्ट वीक नहीं पी सकती है, नहीं बिल्कुल ले पियो। नहीं ओके, सकती। ऑल राइट, इसका तरीका बता देती हूँ मैं आपको। फिर हाँ, जब जैसे एक वीक तक लगातार पीना ही नहीं है ना, एक वीक में एक बार पी लो। थैंक यू। यस मैम, दैट विल हेल्प इट। उसकी जगह नारियल की गिरी भी खाना शुरू करो। नारियल की गिरी जब हम खाते हैं ना, तो हमारे को पानी तो प्यास नहीं लगेगी ज्यादा। ओके ओके। वो रखें अपनी जेब में या पर्स में। श्योर श्योर मैम, ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑडियंस प्लीज। मैम लेवल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? एक्चुअली माय स्किन गेटिंग
somehow drier that side. ऑल राइट, थोड़ा सा ऊपर से हम्म। स्किन उतरने लग गई है क्या? हाँ मैम, ब्लैकिश हो गया है और हाँ, मतलब ऐसा ऐसे लग रहा है कि वो अंदर जा बाहर आ रही है मतलब। बाहर आ रही है, अच्छा। और हाँ कौन से मंथ में है आप? आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम आस्था है। मैं हम्म। अभी 8 मुझे लगेगा। ओके, ऑल राइट। आस्था जी, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको नारियल का तेल पिलाइए खूब अच्छे से, फाहा लगा के। और नारियल का तेल नहीं है तो देसी घी पिलाइए। और नेवल से हम्म। ही, हाँ, आपका बेबी जुड़ा हुआ होता है, उसकी जो नाल है वो जुड़ी हुई होती है। उस पर बहुत लोड रहता है उस समय। खाना हम्म। पीना सब कुछ, संरक्षण सब कुछ आपकी उस नेवल के थ्रू ही बच्चा जुड़ा रहता है। तो कई बार हम्म। वो काला दिखाई देगा, कई बार सूखा दिखाई देगा, तो वो साइन दे रहा है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी की शुरुआत है, या कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स की कुछ की जरूरत ज्यादा है। अगर ऐसा है हम्म। तो एक काम कर लीजिए, जो बीज है वो चालू कर दीजिए थोड़ा सा। बीज को थोड़ा हम्म। भून कर, क्योंकि जो बीज होते हैं उसमें सभी विटामिन होते हैं। हम्म। तो एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को बीज लेना शुरू कर दीजिए। जो अंजीर हम्म। है वो अभी आप शुरू कर सकते हैं। जो मुनक्का है हम्म। वो भी आप शुरू कर सकते हैं। राहुल जी, जनिंदर, तो वो सब चीजें शुरू कर लीजिए, अपने न्यूट्रिएंट्स बढ़ा लीजिए। और आप रात को, अब आप अपनी घी डालकर अपना दूध या पानी में घी डालकर पीना भी शुरू कर सकती हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बताइए श्रुति जी, कोई और है, कोई और सवाल है या क्लोज करें? आर यू देयर? मैम, मेरा प्रश्न है कि एक सेकंड मैं चैट पढ़ लूं आपकी। एक और सवाल है। ओके। तेजस्वी जैन जी, मैंने आपका प्रॉब्लम पढ़ा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कुछ ये, इसका साइज ही नहीं होता है। और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए श्रुति जी से, मैं आपको पर्सनल कॉल पे इसके बारे में बता दूंगी। कोई फीस नहीं है, बस मुझे कॉल करें, टेक्स्ट करें, और इस चीज का रेफरेंस दीजिएगा कि मेरी आपसे बात हुई है, आराम से, क्योंकि मैं यहाँ खुलकर आपको नहीं बता पाऊंगी। आपका सवाल पर्सनल है इसलिए। और कोई है, कोई और सवाल, या क्लोज करें? श्रुति जी यहाँ हैं आप? यस, मेरा नंबर आप लिख लीजिए। आई थिंक वो मोहन भैया, अगर आप मेरी लास्ट स्लाइड दिखा दें तो प्लीज, प्रेजेंटेशन की, उसमें मेरा नंबर है, सभी को दिख जाएगा। हेलो हेलो। मोहन भैया। हाँ मोहन भैया, आप मेरी प्रेजेंटेशन का लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं क्या सभी को? एक सेकंड में। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, इसमें मेरा नंबर है, और इसमें एक स्कैन कोड भी लिखा हुआ है। और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती हैं। मैं फेसबुक पर हूँ, इन लिंक्डइन पे हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर आशु भारद्वाज के नाम से। बाकी इंस्टाग्राम पर और सभी जगह पर आशु भारद्वाज, डॉक्टर आशु भारद्वाज के नाम से हूँ। मेरा नंबर 9828167774, 9828167774 है। आप चाहें तो श्रुति जी से और प्रीति जी से आप मेरा नंबर ले सकती हैं। मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी। श्रुति है यहाँ पर? क्लोज करें, या जो भी आपके हमारे साथ में है, कोई है यहाँ पर जो क्लोज कर सकते हैं? वो शायद कनेक्टेड नहीं है। मैम, आप कहाँ से हैं? आस्था जैन पूछ रही हैं। मैं जयपुर में रहती हूँ, और रेलवेज में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करती हूँ। शेल वी क्लोज? शेल वी क्लोज? मोहन भैया, हम क्लोज करें क्या? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session.
थैंक यू सो मच श्रुति। आई होप कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। आपके साथ मैम बहुत अच्छा रहा, सबके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, आपने बहुत पेशेंटली सबके जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं लीव कर सकती हूँ आप? मोहन भैया सेशन एंड कर दीजिए आप। थैंक यू। थैंक यू।